जो व्यक्ति अपने युवा अवस्था में यानी कि अपने यंग एज में अपने रिटायरमेंट के बाद के जीवन के लिए प्लानिंग करता है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली स्टेप्स भी उठाता है, वो व्यक्ति पूरे जीवन भर आत्मनिर्भर और सुखी रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक ऐसी स्कीम को डिस्कस करने वाला हूं जिस स्कीम में इन्वेस्ट करके आप बहुत ही आराम से बिना किसी ज़्यादा सिरदर्दी के अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हैं। तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश शाह और आप देख रहे हैं आपका चैनल मनी उपाय, एक कदम अमीरी की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिस स्कीम को डिस्कस करने वाले हैं उस स्कीम का नाम है NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। इस स्कीम को भारत सरकार के द्वारा साल 2004 में शुरू किया गया था। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारी ही इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन बाद में 2009 से इसके जो दरवाजे हैं वो सभी के लिए खोल दिए गए हैं। आज की डेट में हमारे देश का कोई सा भी नागरिक इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। यहाँ तक कि जो NRIs हैं, जो OCI कार्ड होल्डर्स हैं, वो भी अगर चाहें तो इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस शर्त यही है कि जो एज है वो 18 से लेकर के 70 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब इसके बाद इस स्कीम के जितने भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स हैं, मतलब कि वो जानकारियां जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तो वो सभी आपको आसानी से समझ में आ जाए, आपको बहुत ज़्यादा अपने दिमाग पे प्रेशर ना डालना पड़े, उसके लिए मैंने उन सभी इन्फॉर्मेशन को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले वाले पार्ट में जो इस स्कीम से जुड़े हुए जो कुछ कॉमन मिथ्स हैं, जो कुछ अफवाहें हैं जो लोगों के बीच फैली हुई है, जो कुछ मतलब कहूँ तो गलत जानकारियाँ जो लोगों ने अपने दिमाग में इस स्कीम से रिलेटेड पाल के रखी हुई हैं, तो उनके बारे में हम बात करेंगे ताकि लोगों का भ्रम जो है वो दूर किया जा सके, उनको सही जानकारी दी जा सके। इसके बाद में जो दूसरा पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे इस स्कीम के रिस्क और रिटर्न्स के बारे में, ताकि आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि इस स्कीम में अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका डूबने का कितना खतरा है और इसके साथ ही साथ आप उसमें कितना जो रिटर्न है वो कमा सकते हैं। और फिर इसके बाद में अंत में यानी कि तीसरे वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस स्कीम के जो कुछ बेसिक टेक्निकल डिटेल्स हैं उनके बारे में। अब ये जो 3 पार्ट्स हैं मैंने इसलिए डिवाइड कर दिया इसमें ताकि जिन लोगों को मान लो सिर्फ पहले वाले पार्ट में इंटरेस्ट हो, मतलब कि जो कॉमन मिथ्स है सिर्फ वही वो जानना चाहते हों, तो वो बस उसको देख करके आगे निकल जाए। जिनको सिर्फ रिस्क और रिटर्न से मतलब हो वो सिर्फ उस वाले पार्ट को देख के निकल जाए, और जिनको सिर्फ बेसिक टेक्निकल डिटेल्स देखना हो तो वो सिर्फ उस वाले पार्ट को देख के निकल जाए। और जिसको कुछ भी नहीं पता अभी इस स्कीम के बारे में तो वो अपना सारे पार्ट देखे और अच्छे से समझने की कोशिश करे। ठीक है जी, चलिए तो अब ज़रा एक एक करके सभी जानकारियों को डिस्कस कर लेते। तो सबसे पहले ये जो पहला वाला पार्ट है कॉमन मिथ्स का, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इस स्कीम से जुड़ा हुआ जो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा मिथ है, जो सबसे बड़ी अफवाह लोगों के बीच में फैली हुई है इस स्कीम से रिलेटेड, वो ये है कि कई सारे लोग इसे एक पेंशन प्लान समझते हैं। जी हाँ, उन्हें लगता है कि इस स्कीम में अगर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो रिटायरमेंट के बाद पूरे जीवन भर के लिए उन्हें इस स्कीम के ज़रिए एक जो फिक्स्ड इनकम है वो मिलती रहेगी। लेकिन देखिए, सच्चाई जो है ना वो ये बिल्कुल भी नहीं है। सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई क्या है कि ये एक रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोडक्ट है, ना कि कोई पेंशन प्रोडक्ट। देखिए, दोनों के बीच का ना डिफरेंस होता है, उसको आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए। ये जो रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोडक्ट होता है ना, इसमें क्या होगा कि आप थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेंगे और फिर रिटायरमेंट के टाइम पे आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, ठीक। और फिर उस पैसे से आप एक पेंशन प्लान खरीदते हैं। तो पेंशन का जो जर्नी है ना, वो जब ये स्कीम ख़त्म हो जाएगी और इससे जो पैसा आपको मिलेगा तो उस पैसे से आप जो पेंशन वाली जर्नी है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके ज़रिए आपको कोई पेंशन नहीं मिलता। रिटायरमेंट के टाइम पे यानी कि जब ये स्कीम मैच्योर हो जाएगी तो उस टाइम पे जो पैसा आपको मिलेगा उस पैसे से आप एक पेंशन प्लान खरीदते हैं और वहाँ से फिर आपको पेंशन मिलना शुरू होता है, ठीक। क्योंकि मैंने कई बार कमेंट सेक्शन में भी देखा है या और कई सारे लोगों के मुंह से भी सुना है कि वो कहते हैं कि यार स्कीम बड़ी बेकार है, इसमें तो इतना कम पेंशन मिला हमें, इतना कम पेंशन मिला। तो देखिए, स्कीम आपको कोई पेंशन नहीं देता, ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक लमसम अमाउंट देता है रिटायरमेंट के टाइम पे। आपको पेंशन प्लान उसके बाद उन पैसों से खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है। इसके ज़रिए आपको 1 रुपये का भी जो पेंशन है वो नहीं मिलेगा। हाँ, अभी रिसेंटली अक्टूबर के महीने में एक सिस्टमेटिक विड्रॉल का जो फीचर है वो उसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन उसके बाद भी इसे आप एक पेंशन प्लान नहीं कह सकते, ठीक है। पेंशन प्लान एक कम्प्लीटली अलग हिसाब किताब होता है। तो ये कोई पेंशन प्लान नहीं है, ये वाली बात क्लियर हो गई। इसके बाद में
जो दूसरा मिथ है इस स्कीम से जुड़ा हुआ वो ये है कि मैं क्या हुआ कि मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने रिकमेंडेशन में एक वीडियो आई एनपीएस से रिलेटेड ही, तो उसके अंदर में ये बताया जा रहा था कि एक सरकारी स्कीम है और इस स्कीम में जो रिटर्न मिलते हैं कहीं ना कहीं उसकी भी गारंटी होती है। और ये मैंने शुरुआत के 1 से 2 मिनट तक देखा है, तो उसमें मुझे यही लग रहा था कि मतलब जो बताने की कोशिश कर रहे थे उस वीडियो में वो कुछ इसी तरीके से बताने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हो सकता है उन्होंने बाद में शायद जस्टिफाई किया हो या स्टार्टिंग में बस ऐसे ही बोल के रख दिया, लेकिन जितना मैंने देखा 1 से 2 मिनट तक तो लगभग मुझे लगा कि वो यही जो बातें हैं वो बोल रहे हैं। तो मुझे लगा कि हो सकता है कई सारे लोगों को शायद इस बात की भी गलत जानकारी हो कि एक सरकारी स्कीम है, तो उसे भी थोड़ा दूर कर देना चाहिए। तो देखिए, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि ये कोई सरकारी स्कीम नहीं है, एनपीएस कोई सरकारी स्कीम नहीं है, ठीक है। ये जो है ना सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक इनिशिएटिव है, ठीक है। मतलब सरकार इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, लेकिन सरकार आपका पैसा अपने पास नहीं रखती इसके अंदर में, ठीक है। आपका जो पैसा है ना वो पेंशन फंड मैनेजर्स जो हैं वो मैनेज करते हैं। और ये जो पेंशन फंड मैनेजर्स हैं ये सरकारी भी हो सकते हैं और ये प्राइवेट भी हो सकते हैं। सरकारी का मतलब है जैसे एसबीआई हो गया जो पब्लिक सेक्टर का ही बैंक है, फिर आपका एलआईसी हो गया, तो ये सब सरकारी हो गए, ठीक है। तो और प्राइवेट में आपका एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया या एक्सिस हो गया, तो ये सब हो गए आपके प्राइवेट वाले। तो आपका पैसा सरकार यहाँ पे मैनेज नहीं कर रही है, आपका पैसा या तो कोई गवर्नमेंट प्लेयर भी हो सकता है जो सेमी टाइप गवर्नमेंट हो, पूरा गवर्नमेंट ना हो, और ये भी हो सकता है कि आपका पैसा कोई प्राइवेट वाला जो फंड मैनेजर है वो मैनेज करे, ठीक है। अच्छा, अब चाहे प्राइवेट वाला मैनेज करे या चाहे सरकारी वाला मैनेज करे, आपका पैसा इन्वेस्ट तो होगा एक ही जगह पर, जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं उसी हिसाब से इन्वेस्ट करना है, ठीक है। आपका पैसा इन्वेस्ट कहाँ कहाँ होता है? 4 तरह के एसेट्स क्लास में होता है, एक ई, सी, जी और ए, ठीक है। ई का मतलब इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट, सी का मतलब कॉर्पोरेट मतलब कि वही प्राइवेट कंपनियों का जो बॉन्ड्स वगैरह होता है उसमें, जी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये पूरा प्रॉपर एक गवर्नमेंट हो जाता है, और ए भी एक तरीके से थोड़ा बहुत आप उसे प्राइवेट ही की कैटेगरी में ही डाल सकते हैं, जो इन तीनों में नहीं आता वो ए होता है। तो आपका पैसा इन 4 जगहों पर इन्वेस्ट होता है, ठीक है। तो चाहे आप सरकारी वाले बैंक के ज़रिए भी अगर इसमें इन्वेस्ट करेंगे एनपीएस के अंदर तो भी आपका पैसा यहीं इन्वेस्ट होगा, अगर आप प्राइवेट वाले के ज़रिए इन्वेस्ट करेंगे तो भी आपका पैसा यहीं पर इन्वेस्ट होगा, ठीक है। तो ये कोई सरकारी स्कीम बिल्कुल भी नहीं है और ना ही इसमें रिटर्न्स की कोई गारंटी होती है। भाई जो चीज़ मार्केट में इन्वेस्ट हो रही है, स्टॉक मार्केट में अगर आपका पैसा चला गया तो वहाँ पे किस बात की गारंटी है ना, तो कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर भी अगर कोई गवर्नमेंट स्कीम समझ रहा है इस चीज़ को कि भाई नहीं सरकार ने तो शुरू किया है तो गवर्नमेंट स्कीम कैसे नहीं होगी, तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जब आप कभी भी गवर्नमेंट स्कीम के बारे में सोचते हैं ना, कोई भी आदमी जब सरकारी स्कीम के बारे में सोचेगा तो उसके दिमाग में क्या आता है कि मेरा जो पैसा है वो 100% सेफ रहेगा सरकार के पास गया, और प्लस में मुझे रिटर्न्स की भी गारंटी मिलेगी, ठीक है। हाँ, कई सारी सरकारी स्कीम ऐसी होती है कि जिसमें रिटर्न्स बदलते रहते हैं, लेकिन उसकी भी अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कर देती है पहले कि भैया इस पूरे साल आपको इतने पैसे मिलेंगे, इस पूरे साल आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं रिटर्न्स की गारंटी ही होती है सरकारी स्कीमों के अंदर में, ठीक है। तो ये फीचर्स हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, लेकिन ये वाले फीचर आपको इसमें नहीं मिलते। इसमें एनपीएस के ज़रिए आपका पैसा मार्केट में भी इन्वेस्ट हो रहा है, आपका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी लगाया जा रहा है, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो बहुत सारी जगहों पे लगाया जा रहा है। तो ये कोई सरकारी स्कीम नहीं हुआ, इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आपको सिर्फ 4-5% का मिले, हो सकता है आपको 10-15% का भी रिटर्न मिल जाए, और हो सकता है आपको 1 भी रुपये का ढेला भर कुछ ना मिले। तो यहाँ होने के लिए कुछ भी हो सकता है। इसके बाद में जो तीसरा मिथ है इस स्कीम से जुड़ा हुआ, वैसे कोई ये मिथ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सही जानकारी तो आपके पास होनी ही चाहिए। देखिए, इसका जो नाम है ना एनपीएस का, वो नेशनल पेंशन सिस्टम है, ठीक है। ये न्यू पेंशन स्कीम नहीं है और ना ही ये नेशनल पेंशन स्कीम है, ठीक है। कई सारे लोग इसे न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम कहते रहते हो, उसके चक्कर में हमें भी अपने थंबनेल में या कई बार टाइटल में लिखना पड़ता है कि न्यू पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम, टैग कीवर्ड्स वगैरह में भी यही डालना पड़ता है, लेकिन एक्चुअली में इसका जो सही है ना नाम, वो नेशनल पेंशन सिस्टम है, ठीक है। तो ये 3 मिथ थे। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, ये कोई मिथ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को मतलब इस चैनल को लेकर के कुछ गलतफहमी है और मुझे लेकर के कोई गलतफहमी है इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि जब भी इस टाइप की कोई वीडियो अपलोड होती है चैनल पर तो कई सारे लोग नीचे में आकर के बहुत सारी बातें बोलने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी मुझे क्लियर कर देना चाहिए। एक तरीके का वो भी मिथ ही है, मतलब मेरे अगेंस्ट है, बस सबके लिए नहीं है, वो मेरे अगेंस्ट में है। क्या है कि भाई देखिए,
जो कई सारे गवर्नमेंट जॉब के लोग हैं उनको ये लगता है कि जब मैं एनपीएस के ऊपर कोई वीडियो बनाता हूँ या उसकी तारीफ़ करता हूँ इस स्कीम की, तो वो ऐसा सोचते हैं कि मैं मतलब ये ओपीएस की बुराई कर रहा है, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम की ये बुराई कर रहा है, ये इसको प्रमोट कर रहा है, इसने पता नहीं पैसे वैसे खा रहेगा। तो देखिए पहली बात तो ये है कि सरकार के सामने मेरी हैसियत कुछ है नहीं, ठीक है। तो वो इस पूरी दुनिया में मुझे ही पैसे खिलाने के लिए नहीं आएगी, तो ये तो दिमाग से निकाल दीजिए आप। दूसरी बात ये कि ये जो ओपीएस और एनपीएस का जो डिबेट है ना, ये एक अलग डिबेट है। ये सिर्फ सरकारी नौकरी वालों का ही डिबेट है, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन्हीं का डिबेट है, बाकी लोगों का डिबेट नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब में क्या था कि पहले ओपीएस के तहत उनको काफ़ी ज़्यादा पेंशन मिलती थी, क्योंकि उसका जो कैलकुलेशन का तरीका था वो एक डिफरेंट था, मतलब काफ़ी अलग था, उसके चक्कर में उन्हें ज़्यादा पेंशन मिलती थी। एनपीएस का जो पूरा प्रोसेस है ये अलग प्रोसेस है। स्कीम बेकार नहीं है, स्कीम अच्छी है, बहुत अच्छी स्कीम है ये रिटायरमेंट के लिए, लेकिन इसका स्ट्रक्चर, इसका हिसाब किताब सब कुछ अलग है ओपीएस के कंपैरिजन में। तो हुआ ये कि मतलब मैंने सुना है कि कई सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको बहुत ही कम, मतलब बिल्कुल ही नाम मात्र का जो पेंशन है वो एनपीएस के ज़रिए मिल रहा है। अब क्यों मिल रहा है इसका क्लैरिफिकेशन मुझे कहीं मिला नहीं है कि मतलब वो कितने साल से पैसा जो है उनकी सैलरी से कट रहा था और जा रहा था उसके अंदर में, मतलब इसका कोई प्रूफ कोई अगर सामने में रखे तो कुछ समझ भी आए। लेकिन वैसा तो किसी ने रखा नहीं, बस लोग ये कह रहे हैं कि हमें इतना मिल रहा है, हमें इतना मिल रहा है, हमें इतना कम मिला, और ओपीएस में तो हमको देखो कितना ज़्यादा मिलता था। तो ओपीएस अलग चीज़ है, एनपीएस एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो आप ये, मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं कोई ऐसा कंपेयर नहीं कर रहा कि भैया ओपीएस बढ़िया है या एनपीएस बढ़िया है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। ये गवर्नमेंट जॉब वालों का ही डिबेट है। बिल्कुल आपका ओपीएस अच्छा है, इसमें आपको ज़्यादा पेंशन मिलता है तो वो वही बढ़िया, जिसमें ज़्यादा मिले वही चीज़ बढ़िया है कि नहीं। तो वो एक अलग चीज़ है। ये जो मैं बनाता हूँ ना वीडियो, ये मैं बनाता हूँ देश के सभी नागरिकों को ध्यान में रख के, ठीक है। इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब वाले तो कर नहीं सकते। मैं ऑल सिटीजन जो मॉडल है इसका, मैं उसकी बात करता हूँ जिसमें हर कोई कर सकता है। तो सभी के लिए ये स्कीम बहुत अच्छी है। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये स्कीम बिल्कुल ही बेकार है, इसमें किसी को करना ही नहीं चाहिए। वो आपके लिए बेकार है, जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए बेकार है, लेकिन बाकी लोगों के लिए स्कीम बहुत अच्छी है। तो आप जब भी लिख करके जाएं तो ये नीचे में ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बेकार है, क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि सभी के लिए बेकार है तो फिर आप ज़रा अच्छा विकल्प भी बता दीजिए कि भैया अच्छा क्या है फिर सभी के लिए, क्योंकि इससे पहले तो कोई इस टाइप का इन्वेस्टमेंट ऑप्शन था नहीं हमारे देश में, और अभी भी मार्केट में इस तरह का कोई दिखता नहीं है। तो एक जो अच्छा, जो जिसका मैनेजमेंट एक्सपेंस कम है, सस्ता है, जहां लोग एक लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करके अपने रिटायरमेंट के लिए थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं, जहां सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके भी करोड़ों का जो कॉर्पस है वो इकट्ठा किया जा सकता है। तो अगर कुछ मतलब लोगों को मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको उसे मतलब क्या ही बोल क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा अलग रखें, ये चीज़ कम्प्लीटली अलग है, ठीक है। एनपीएस में रिटर्न्स का हिसाब किताब, इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब सब कुछ अलग है। जो व्यक्ति एनपीएस के अंदर 25-30 साल इन्वेस्ट करेगा उसे ज़रूर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, उसको जो उसका कॉर्पस होगा वो भी ज़रूर अच्छा होगा। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं 10-15 साल इन्वेस्ट करूं और बिल्कुल तगड़ा सब कुछ मिल जाए, तो वो फिर गलत फहमी में है, वो फिर इसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 10-15 साल में कुछ भी खास नहीं मिलेगा फिर वो डायरेक्टली म्यूचुअल फंड्स में डाले अपना पैसा और वहाँ से उसको 10-15 साल में ठीक ठाक सा मिल जाएगा। लेकिन एनपीएस के ज़रिए उम्मीद ना रखे कि उसे 10-15 साल में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है जी। तो इसमें मुझे लगा कि कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ओपीएस की बुराई कर रहा हूँ। भैया मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, वो भी एक अच्छा है, वो आपके लिए अच्छा है और ये बाकी लोगों के लिए अच्छा है। चलिए मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, मैं कोशिश करता हूँ कि कम बोलूँ ताकि वीडियो थोड़ी छोटी बने, बट ठीक है, अब जितना हो जाता है क्या ही कर सकते हैं। चलिए फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। तो मिथ्स वगैरह क्लियर हो गए ना, मुझे लगता है कि अब ये बातें काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी आपको। अब इन मिथ्स के बाद में हम बात करेंगे इसके रिस्क प्रोफाइल और रिटर्न्स के बारे में।